ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में गदगद है, और जबकि कांग्रेस पार्टी और यहाँ यूपी की बात करें समाजवादी पार्टी अपने प्रश्नों के साथ मैदान में है। एक बार उत्तराखंड के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। गरिमा दसौनी जी प्रवक्ता जो है कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और शादाब शम्स प्रवक्ता उत्तराखंड। शादाब जी, कांग्रेस पार्टी कई बार वैसे आरोप लगाती है, और वैसे हम उत्तराखंड की हिस्ट्री भी देखें, कोई सरकार रिपीट नहीं होती। एग्जिट पोल जो है आपको अच्छे नंबर्स दे रहा है, क्या आप बड़ा कारण मानते हैं इसके लिए? हमने काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने वो करके दिखाया है जो आज तक इस प्रदेश के साथ नहीं हुआ। हम नेपाल का हिस्सा नहीं थे, हम चाइना का हिस्सा नहीं थे कि हमारे साथ हमेशा केंद्र की सरकारें और यूपी की सरकारें सौतेला व्यवहार करती रही। आज पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई जिसने अपनापन दिखाया, अपनत्व दिखाया, और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए इस उत्तराखंड में लगाया। सोचिए अगर ये 1.5 लाख करोड़ रुपए हर सरकार में लगता तो आज हम स्विट्जरलैंड से खूबसूरत दिखाई देते। लेकिन मुझे लगता है हमने जो काम किए, चाहे अटल आयुष्मान योजना हो जो पूरे उत्तराखंड को मुफ्त उपचार, मुफ्त इलाज देने की बात की, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, या और तमाम योजनाएं हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ जनता को मिला है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और हमने नारा भी दिया था युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, इस बार 60 पार। तो वो जो 60 पार है हम अभी भी उस पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट है। वैसे गरिमा जी थी, अभी अगर जुड़ती हैं तो उनसे बात करेंगे, सवाल लेंगे, लेकिन मैं गोदियाल जी का स्टेटमेंट आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि जीत तो हम ही रहे हैं, गलतफहमी में है बीजेपी के नेता, और इसी वजह से प्लान बी पर काम कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। ये प्लान बी क्या है फिर बीजेपी का? नजर आती है तो आदमी हार का ठीकरा दूसरों के सरों पे फोड़ने के लिए एक वजह तलाश करता है। ये वजह वो है, इसलिए कभी ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं प्लान बी और प्लान सी चल रहा है। अरे प्लान एक ही है, और प्लान है जीत का प्लान। भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक बहुत मजबूत सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और अगर उन्हें मेरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंदिर जाने से दिक्कत हो रही है, अरे हम आस्थावान लोग हैं, हम मंदिर जाते हैं, चुनाव से पहले भी जाते हैं और चुनाव के बाद भी जाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि वोटिंग से पहले मंदिरों का जाने का ढोंग करते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा कांग्रेस के मित्रों से, वजह तलाश करो अपने हार जाने की, हमारी जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से कोई जुड़ेगा तो मैं उनका जरूर रिएक्शन लूंगी। एक बार मैं मनीष गुप्ता जी को शामिल कर लेती हूँ। मनीष जी, आप उत्तराखंड के भी एग्जिट पोल आपने देखे और उत्तर प्रदेश के भी, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट होने के नाते आप क्या बड़ी चीजें देख रहे हैं, अगर आप इसका विश्लेषण करते हैं तो? बड़े कारण, अगर बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, मिला है अगर एग्जिट पोल पे, तो क्या कारण मानते हैं आप दोनों ही स्टेट्स में? देखिए, यूं तो हम समझते हैं कि एग्जिट पोल कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। True. और चूंकि उत्तराखंड में अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में कोई पार्टी ये कहे कि हमने काम किया इसलिए हमारी सरकार बनेगी, या उसने काम नहीं किया इसलिए हमारी सरकार बनेगी, ये कहना मेरे हिसाब से भी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। मैं समझता हूं कुछ घंटे बचे हैं, अब उनका वेट कर लेना चाहिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में पैटर्न है, सरकारें बदलती नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तराखंड को बनाने में जिसका बहुत बड़ा रोल है। यानी उत्तराखंड को बनाने से लेके वहां के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफी हद तक हुआ है। ऐसे में ये बात सही है, क्योंकि सत्ता होती है और डबल इंजन की सरकार थी और बार बार मुख्यमंत्री बदले गए, तो इसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर उठाना पड़ा है। मैं आती हूँ आपके पास। और वो कितना फलीभूत होता है और कितना वो नुकसान बचा पाते हैं पुष्कर सिंह धामी, ये देखने की बात होगी। एक ही साल हुआ अभी, आपने क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने का जिक्र किया, और हमने देखा कि कई बार कई मौकों पर प्रधानमंत्री जो है उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी के कंधे पर हाथ रखा। तो ये दिखाने की तो जरूर कोशिश हुई है कि हमने बेस्ट चुनकर दिया और फिर उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। गरिमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, अभी आपने बीजेपी के जो प्रवक्ता थे शादाब जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई हमने खूब खर्चा किया, हमने डेवलपमेंट के लिए काम किया, और इसीलिए जो एग्जिट पोल आए हैं वो रुझान एक तरह से जनता का। आप इत्तेफाक रखती हैं, फिर आप लोग प्लान बी की बातें क्यों करते हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष जी? मैं वही बता रही हूँ कि शादाब शम्स शायद खुद नहीं जानते, या मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे इतना सफेद झूठ बोलने के लिए, क्योंकि जीनत जी
यहाँ उत्तराखंड में कोई समाज का वर्ग या तबका ऐसा नहीं है जो इनसे संतुष्ट हो। खुश होना तो दूर की बात है, जो इनसे संतुष्ट भी हो। बेरोजगारों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया, जिस तरह से मातृशक्ति सुरक्षा के लिए किलपती रही और उनके ऊपर झूठे मुकदमे शराब की दुकान खोलते वक्त इन्होंने लगाए, घाट में नंदप्रयाग में 14 किलोमीटर की चौड़ीकरण के लिए उनके ऊपर लाठियां भाजी गई। पंडा पुरोहितों के साथ 2 साल तक यहाँ क्या होता रहा, उत्तराखंड जो है पूरे देश में चर्चित रहा। उसके अलावा 2 दर्जन किसानों ने यहाँ आत्महत्या कर ली, मंत्री के जनता दरबार में व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शादाब हम सिर्फ इतना बताएं कि अगर एग्जिट पोल को सच माने और इनकी सरकार अगर यहाँ बन रही है तो नंबर 1 कैलाश विजयवर्गीय यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर तो उनको यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अगर इतने आसानी से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही होती तो कैलाश विजयवर्गीय यहाँ कैंपिंग क्यों कर रहे होते पिछले 10 दिन से? फिर निशंक जी, नड्डा जी से मुलाकात करके इतने सक्रियता क्यों दिखाते? फिर पुष्कर सिंह धामी जी सबके दोहरे घूमते हुए हमें क्यों दिखाई पड़ते? फिर महेंद्र भट्ट जो इनके बद्रीनाथ के विधायक हैं, उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं? क्यों चाहिए आप लोगों को कांग्रेस? जवाब देना चाहते हैं वो? हाँ, जल्दी शॉर्ट में दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमान है उनके पास भी जाऊंगी, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। शादाब जी जल्दी से शॉर्ट। विजयवर्गीय जी इनके सपने में आके इन्हें डरा रहे हैं। भाई राष्ट्रीय महामंत्री है हमारे, हमने तो नहीं पूछा हुड्डा जी क्यों आए, नहीं आपके तमाम नेता क्यों आ रहे हैं? अरे सुनिए, अपना अवतर ले लीजिए। कुख्यात और बदनाम इंसान है, हमें कोई डर नहीं है ऐसे। हर इंसान का अंत आता है और जितने कर्तव्य और कसरत दिखाने थे विजयवर्गीय ने, वो देश के अंदर धर्मा चौकड़ी मचाई हुई है। आप घबराए हुए हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में बोल के। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। उत्तर लेने का दम रखिए। कैलाश विजयवर्गीय जी क्यों आए मैं बताती हूँ आपको। कई बार मैं सुनिए शादाब जी, मैं बताती हूँ अपने दर्शकों को एक जानकारी देती हूँ। मैंने उनका एक बार इंटरव्यू किया था, हरियाणा के इलेक्शन चल रहे थे, तो कैलाश जी से जब सवाल हुआ आप हरियाणा में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था दरअसल मेरे पैर बहुत शुभ हैं और मैं जिस भी राज्य में जाता हूं वहां पर बीजेपी की सरकार बनती है, ये उन्होंने कहा अच्छा। था। हो सकता है अब यहाँ पर भी ठीक है, और इसलिए वो बंगाल में भी बहुत मेहनत कर रहे थे। शॉर्ट में सर, बहुत 15 सेकंड्स में कंप्लीट कीजिए। जी, मैंने कहा हम नहीं पूछ रहे कि हुड्डा जी यहाँ क्यों आए और कांग्रेस के नेता क्यों आए, क्योंकि उनके भी पैर शुभ होंगे। चलिए ठीक है, उनके भी कदम बहुत शुभ होंगे, सरकार बनेगी। ठीक है, नहीं मैं सर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से दीपक पांडे, नहीं सर लंबे समय से वो इंतजार करें, मैं आऊंगी आपके पास, वक्त थोड़ा कम रहता है। दीपक जी, जो एग्जिट पोल हैं, टक्कर दी समाजवादी पार्टी ने, ये तो बात हो रही है, लेकिन गठबंधन वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो कहां कमी रह गई अगर यही एग्जैक्ट होते हैं तो? देखिए, एग्जैक्ट होने ही नहीं है। आपने जो ये एग्जैक्ट पोल है नहीं, और ये एग्जिट पोल है। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जिट पोल, इससे पहले ही जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस समय एग्जिट पोल क्या दिखा रहा था, वही स्थिति आज जब हमारी सरकार बनने जा रही है तो वही स्थिति हमें बताई जा रही है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में किस तरह से फेल हुआ, आपने देखा होगा हरियाणा में किस प्रकार से फेल हुआ, और अन्य चुनावों में एग्जिट फेल ये जो है किस तरह से फेल हो रहे हैं। तो ये जो एग्जिट पोल वाले लोग हैं, मैं जानता हूं सबको, मेरा भी पहले पीआर एजेंसी का काम था, तो मुझे भली भांति पता है कितना डेटा सैंपल साइज होती है और किस प्रकार से ये ली जाती है और कौन सी स्थितियों में ली जाती है। तो इस पे मुझे कोई, इस एग्जिट पोल से हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग कर रहे हैं, खुशियां मना ले, कल तक की खुशी है, ये लोग मना ले, लड्डू बांट लें। हमारा लड्डू तो कल से बटेगा। और जैसा अध्यक्ष जी ने बोला कि हमने तो ऑर्डर कर दिया, आपने क्यों नहीं? तो समाजवादी पार्टी लड्डू बांटेगी। मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से बात की थी तो उन्होंने कहा कि हम तो दूध के आइटम बांटेंगे, ये उन्होंने मुझे कहा था। शायद वो अपनी पसंद, ठीक है, मैं अपनी पसंद, हमारे यहाँ लड्डुआ बंटते हैं। ठीक है सर। शरद जी, तो फिर तो जो अभी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं दीपक जी, उस हिसाब से तो फिर वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर एग्जिट पोल, अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया है कि आपको बहुमत दे रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं जश्न की तैयारी कर रहे हैं, क्यों शांति है? हमको तो पहले दिन से पता है कि हम जीतने वाले हैं, लेकिन अगर ये लड्डू बना रहे हैं तो हमारी जो संस्कृति है वो हार या जीत में एक दूसरे के साथ होते हैं, तो हमारी जीत पे ये लड्डू बांटेंगे। तो हम तो इनके लड्डू का इंतजार कर रहे हैं अपने खाने के लिए। नहीं सर, राजनीति में इतना बड़ा दिल तो कोई नहीं दिखाता कि सामने वाली पार्टी जीत गई आप लड्डू बांटे। कार्यालयों के बाहर ताला लगा रहता है, कार्यकर्ता नजर नहीं आते, जनता भी नजर नहीं आती, एकदम उदासी मनहूसियत रहती है। आप कैसी बात कर रहे हैं?
एक और चीज है कि इनको ये लड्डू मैं खंबा खिलाऊंगा, नोचने जिन जी इनको मैं लड्डू खिलाऊंगा। जब हम लोग जीतेंगे भाई साहब को लड्डू मैं पार्सल करूंगा यहाँ से। मैं आप लोगों के पास आज एक तस्वीर आ रही है, वो दिखानी बहुत जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, देखिए जो बच्चे आए हैं यूक्रेन से वापस, उनसे बातचीत कर रहे हैं। 4 लोग, जिनमें से जिन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जो जिसमें 4 लोग हैं, जो शेष 4 हैं उनमें से 2 तो पोलैंड एयरपोर्ट पर अभी एम्बेसी में हैं, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसमें लोग आ चुके हैं, और 2 लोग ये सुमी यूक्रेन से ये पोल्टावा पहुंच चुके हैं। उनको भी सुरक्षित लाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश से कुल 2290 छात्र वहां पे रहते हैं, जिनमें से 2078 वापस आ चुके हैं। शेष जो बचे हैं उनको भी लाने की पूरी व्यवस्था पूरे उसमें की जा रही है। और देखिए, ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया इसका। तो ऑपरेशन गंगा के इस अभियान के लिए हम सभी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र में, आप में से जो हमारे छात्र वहां पे रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ये सुविधा केवल भारतीय नागरिकों को और भारतीय छात्रों को ही प्राप्त हो पाया, किसी और को नहीं। आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ में वहां पे बहुत सारे अन्य लोग, बच्चे पढ़ते होंगे अन्य देशों के भी, खासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से जुड़े हुए बच्चे वहां पे ज्यादातर होंगे। कोई सरकार वहां का संज्ञान नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया। बेचारे अपने तरीके से जो निकल जा रहा है, बाकी सब भगवान भरोसे है। लेकिन यहां पे जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, युद्ध शुरू हुआ, इसके साथ ही अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लेके आना है। यह एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी अपने यहां नोडल अधिकारियों की तैनाती करके सभी लोगों से जानकारी भी जुटाई। वे कौन लोग कहां पर हैं, क्या है, अभिभावकों के साथ संपर्क करना, संवाद बनाना। फिर हमारी जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा भी कार्रवाई वहां पर प्रारंभ की गई। अलग अलग देशों से जुड़े हुए मामले होने के नाते समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, हर एक देश के साथ संबंध ठीक होने के कारण, रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं खड़ी हो पाई। जो सुविधा रोमानिया बॉर्डर पर या पोलैंड बॉर्डर पर या हंगरी बॉर्डर पर भारत के नागरिकों को मिल पा रही थी, अन्य देशों के नागरिकों को वह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसमें रुचि ली और फिर भारत वापस लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री वहां भेजे गए। जनरल वीके सिंह जी वहां पर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर हैं, किरण रिजिजू वहां पर हैं और अन्य मंत्रीगण वहां पे मौजूद रह करके लोगों को सुरक्षित वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी छात्रों को वापस लाने के साथ ही ये भी व्यवस्था दी गई है। हमने जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया कि हमारे अधिकारियों का एक पूरा ग्रुप दिल्ली में मौजूद रहेगा, जो वहां से उन छात्रों को ला करके यूपी भवन में ठहराएगा, फिर वहां से उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। ये युद्धग्रस्त क्षेत्र है, तो यूक्रेन से उन बच्चों को वापस लाना, सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना, यह सुविधा केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हो पाई, अन्य देशों को नहीं प्राप्त हो पाई। इस सरकार की संवेदना
को व्यक्त करता है। युद्ध कितने दिन चलता है और उसकी दिशा क्या होती है, अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप लोगों को अपने यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम को देखना चाहिए, लगातार उसके बारे में तैयारी करते रहना चाहिए। सरकार भी इसमें आगे सोच रही है कि क्या इसमें आगे हो सकता है, क्योंकि ये केवल सुरक्षित वापस लाना नहीं बल्कि इन सभी छात्रों के कैरियर को लेकर के भी एक चिंता है। उस पर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस पर विचार कर रही है कैसे इनको किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को अपने आप को तैयार करना होगा कि मानसिक रूप से पहले तैयार हों आप लोग पूरी तरीके की, नहीं मैं सुरक्षित हो गया हूं और सुरक्षित होने के बाद अब फिर मैं से अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा हितकर होगा, लेकिन फिलहाल आप सभी सुरक्षित आए, मैं इसीलिए आप लोगों को यहां पर बुलाया हूं और मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मानसिक रूप से अपने आप को एकदम वो करिए कि कोई समस्या नहीं, कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति इस तनाव में रहता है, युद्धग्रस्त क्षेत्र से हम आए हैं, कैसे आए होंगे, सब टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं। मान के चलिए कि एकदम कुछ हुआ ही नहीं था, एक सामान्य चीजें होती हैं और उससे आप लोग सुरक्षित वापस आए हैं। आगे के लिए जो भी प्लानिंग होगी उसके बारे में राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी नेशनल मेडिकल काउंसिल के साथ संपर्क में है और उसके अनुसार कोई प्लानिंग तय होगी। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को यहां पे बुलाया था। गोरखपुर से 74 में से 70 बच्चे आ चुके हैं, बाकी 4 जो बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित लाने की तैयारी की जा रही है और सभी लोग सकुशल वापस आएंगे, कोई बात नहीं। और कोई बात है क्या कि वह उस समय सुरक्षित अपने नागरिकों को लाने के लिए आवश्यक था कि इंडिया उसमें अपना वो रखे इसमें। वो तो 100% था। इंडिया जगहों से भारतीयों को निकालने के लिए सीज फायर की बात की थी, उसी बात को लेके की थी जिससे भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। सीज फायर इसी बात को लेके था कि उस पूरे रूट पर वह कहीं बमबाजी नहीं करेगा, ये उसमें था। इसलिए विपक्ष योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो बच्चे यूक्रेन से वापस आए हैं उनसे वो बातचीत कर रहे थे और मनोबल बढ़ा रहे थे। 2 बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि आप जो आपकी मानसिक स्थिति है उसका ख्याल रखिए और जो करियर, क्योंकि देखिए सुरक्षित आ जाना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आगे भविष्य भी उसी तरह से सुरक्षित रहिए। दूसरी बड़ी चुनौतियां भी इन बच्चों के सामने है, तो ये कहा गया है कि आप निश्चिंत रहे, इस पर भी हम काम करेंगे।